सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, यानी सामान्य भाषा में बोलें तो महंगाई। यह तथ्य है कि कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति है, सही है या गलत? गलत, क्योंकि मुद्रास्फीति है सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि। कीमत और कीमत स्तर दो अलग अलग चीज़ें हैं। कीमत में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि आप जैसे किसी वस्तु को आज आपने 100 रुपये की खरीदी और 3-4 दिन बाद आप गए और वो आपको 125 रुपये में मिली, तो हम कह सकते हैं कीमत में वृद्धि हुई। लेकिन सामान्य कीमत स्तर या कीमत स्तर में वृद्धि के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं ली जाती है, उनको वेटेज दिया जाता है पहले, फिर उसका औसत निकालकर जो है वो प्राइस लेवल निकल के आता है, सामान्य कीमत स्तर निकल के आता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है जिनकी प्राइजेस गिरी हुई हो और बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है जिनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हो। परंतु जब जनरल प्राइस लेवल जो है निकाला जाता है तो जो उनका नेट आएगा वो जनरल प्राइस लेवल माना जाएगा। इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं CPI, WPI, हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बात तो हुई सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, और वृद्धि कैसी? लगातार। तो लगातार से यहाँ तात्पर्य है कि कम से कम 3-4 महीने अगर कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो हम उसको मुद्रास्फीति कह सकते हैं या कहते हैं। तो मुद्रास्फीति या व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब इसमें होता क्या है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है और इसके कारण जो मुद्रा का मूल्य है उसमें कमी हो जाती है। इसमें मुद्रा के मूल्य में कमी से तात्पर्य कि जो चीज़ आप पहले 100 रुपये में खरीद सकते थे, आज उन 100 रुपये में वो वस्तु आप नहीं खरीद सकते। मान लीजिए 100 से बढ़ के किसी वस्तु की कीमत जो है वो 200 रुपये हो गई, तो अब आप जो पहले आप उस वस्तु को मात्रा खरीद सकते थे 100 रुपये के अंतर्गत, अब वो आप उससे आधी मात्रा ही इस कीमत वृद्धि के कारण खरीद पाएंगे। इससे क्या होगा? क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी, यानी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएं जिनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रही है और सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम है, तो जो मांग और पूर्ति के बीच का जो डिफरेंस है जो आएगा वो ही इन्फ्लेशन माना जाएगा, या इन्फ्लेशन इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसको दूसरे रूप में और समझें, जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो वेजेस है या उनको प्रतिफल जो दिया जाएगा वो अधिक होता है उनकी सीमांत उत्पादकता से। अर्थात जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको अगर उनकी सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा प्रतिफल मिल रहा है तो वो भी इन्फ्लेशन के अंतर्गत आएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वेजेस का और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, उतनी ही मात्रा इन्फ्लेशन कही जाएगी। अब टाइप्स अगर देखें इन्फ्लेशन के तो यह एक हो सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है? इसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है, समग्र मांग जो होती है वो ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? एग्रीगेट सप्लाई या समग्र पूर्ति की तुलना में। और इसके जैसे दूसरा हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत जन्य मुद्रास्फीति। जब प्राइजेस बढ़ जाती हैं किसकी? रॉ मटेरियल की, वेजेस, टैक्सेस, ये सब बढ़ जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है
कि लागत बढ़ जाती है और इस लागत को बढ़ने से जो है मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, दो तरीके की, पर ये आपस में अलग अलग नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है डिमांड पुल ज़्यादा हो और इन्फ्लेशन, और कई बार हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा भी होता है कई बार कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुई, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसके कारण सप्लाई उससे मीट नहीं कर पाई तो इन्फ्लेशन बढ़ी, और उसको कारण जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सप्लाई को बढ़ाने के क्रम में जो उसकी कॉस्ट पुश था, कॉस्ट जी वो बढ़ गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई। तो एक बार डिमांड पुल शुरू हुई और फिर कॉस्ट पुश उसके बाद शुरू हो जाती है, तो ये क्रम इनका चलता रहता है। इसके अलावा जो सैद्धांतिक रूप में अगर इन्फ्लेशन को हम समझें तो 4 प्रकार की भी मानी गई है। सबसे पहले क्रीपिंग है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ए जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन को बता रही है, यानी रेंगती हुई। फिर उससे थोड़ी ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो वॉकिंग, दौड़ती हुई। और सी जो एरो लग रहा है वो आपका रनिंग इन्फ्लेशन को बता रहा है, उससे भी थोड़ा तेज़ हो जाएगी। और जो डी है वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन को बता रहा है कि जब आपके समय के साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी बढ़ती जाती है, तो वो क्रीपिंग से वॉकिंग, वॉकिंग से रनिंग और रनिंग से हाइपर इन्फ्लेशन की ओर जाती है। और जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो इस डिपेंड कि आपकी अर्थव्यवस्था कौन से स्टेज में काम कर रही है, तो इसके परिणाम उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। अब इफ़ेक्ट्स अगर जानना चाहें इन्फ्लेशन के, तो इसके 2 प्रकार के मेजर इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पे। अगर आय और जो धन है उनके वितरण पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके रूप में देख सकते हैं। और एक देख सकते हैं कि प्रोडक्शन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उत्पादन और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जनरल इनको अगर समाहित करके हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है स्थिर आय वालों को इससे क्या होगा, हानि होगी। क्योंकि जिनकी फिक्स इनकम मिलती है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये किसी को मिलते महीने के, एक महीना काम करने के, तो वो 50,000 रुपये वो तो करेंसी तो या उसका जो मनी आएगा वो तो 50,000 ही आएगा, पर क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है इसलिए उसकी जो है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है। अब 50,000 में जो वस्तुएं आती थी वो अब उन वस्तुओं को उसमें नहीं खरीद पाएगा, इसलिए स्थिर आय वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी हानि होगी। नौकरी पेशा और मजदूरों को भी हानि होगी, क्योंकि इनकी भी लगभग फिक्स इनकम होती है। इसके अलावा जो ऋणदाता है उसको भी हानि होती है, और इसमें जो है ऋण जिसने दिया है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी जब उसने दिया था वो तो ज़्यादा थी, और बाद में जो इन्फ्लेशन हो गई तो उसके कारण कम हो गई, तो उसको भी बहुत हानि होती है। इसके अलावा जो ऋणी यानी जिसने ऋण लिया है या कर्जदार जो है उसको लाभ होगा, क्योंकि अब वो करेंसी के रूप में, तो अगर मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपये उधार लिए हैं तो 5,000 ही देगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है 5,000 की अब उससे कम है। और इसके अलावा जो निवेशक हैं उनको इससे लाभ होगा, उद्योगपतियों, व्यापारियों को लाभ होगा, वो और प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा आय और धन का असमान वितरण होगा इससे। तो इसमें क्या होगा, जो गरीबी जो है वो बढ़ेगी और गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी, और गरीबों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा कि जो पहले वस्तुएं वैसे ही उनके लिए उपलब्ध नहीं थी, अब इन्फ्लेशन हो गई, इसके कारण वो उनकी पहुंच से एकदम बाहर हो जाएंगी और भुखमरी में भी वृद्धि होगी। और इसके अलावा उत्पादन में कमी हो जाएगी और आर्थिक विकास में भी कमी इन्फ्लेशन के कारण होती है। हाउ टू कंट्रोल, अर्थात जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके उपाय जो हैं प्रमुख हैं
पहला मॉनेटरी मेजर्स है, मौद्रिक उपाय हैं, जो कि हमारे इंडिया के संदर्भ में देखें तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मौद्रिक उपाय अपनाकर साख नियंत्रण की नीतियाँ अपनाकर जो है इन्फ्लेशन को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें बैंक रेट है, CRR है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। इनकी सहायता से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है। बैंक रेट के अंतर्गत क्या करेगा RBI? वो बैंक रेट को बढ़ा देगा, यानी जो उधार देने की दर है बैंकों के द्वारा उसको बढ़ा देगा, तो इससे वो ऋण कम लेंगे। इसके कारण भी सब मनी सप्लाई मार्केट में नहीं आ पाएगी, इतनी नहीं हो पाएगी। इसी तरह कैश रिजर्व रेशो जो है, नकद कोष अनुपात है, उसको भी वो बढ़ा देगा, ताकि बैंकों को उसको फॉलो करना पड़ेगा और इसके कारण जो है मार्केट में पैसा नहीं आ पाएगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भी वो सरकारी प्रतिभूतियों को वो क्या करेगा? क्रय कर लेगा, ताकि मनी सप्लाई जो है विक्रय करेगा, ताकि मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो। विक्रय करेगा तो लोग सिक्योरिटी बेचेंगे, वो मार्केट ऑपरेशन या ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाओं के द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा वो सरकारी प्रतिभूतियाँ उनको विक्रय करेगा, ताकि जो लोग उस प्रतिभूतियों को खरीद लें, तो लोगों के पास तो प्रतिभूतियाँ चली जाएगी, उसके बदले में वो क्या देंगे? करेंसी देंगे, मनी। तो मनी सप्लाई जो है वो बल्कि संकुचित हो जाएगी, RBI के पास चली जाएगी। तो इस तरह से आपका मॉनेटरी मेजर्स जो है RBI के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे मेजर्स हैं फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाएंगे, या क्योंकि इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है सरकार कर सकती कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर हैं, उनको बढ़ा देगी और सेविंग्स को बढ़ाएगी, सरप्लस का बजट बनाएगी और प्रोडक्टिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। और जो है RBI से उधार लेने के बजाय वो पब्लिक से बोरो करेगी, तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में और जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन दो मेजर के अलावा अदर मेजर्स में हम अगर देखें तो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हो जाए, कि प्रभावी वितरण व्यवस्था हो जाए, सुदृढ़ सक्षम अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें सुदृढ़ और सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ करना होगा, प्रभावी बनाना होगा, नियोजित करना होगा, ताकि जो सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाते हैं, गेहूँ, चावल, चीनी, तेल इत्यादि, इनका जो है सप्लाई प्रॉपर होगी। और जहाँ तक जैसे गाँव तक इसकी पहुँच नहीं है, अगर वहाँ पे भी इसको पहुँचा दिया जाए तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में इसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि होर्डिंग्स है, जो जमाखोरी है, मुनाफाखोरी है, वो इससे कम होगी। और दूसरा एक मेजर हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि हो जाए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में भी हो और औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़े, तो हम मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं। उसके जो है जो डिमांड बढ़ी है उसको, उसकी सहायता से बढ़ी हुई जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो हमारे उत्पादन बढ़ाकर, तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ाए और कृषि उत्पादन भी बढ़ाए, तो इससे हमें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे CPI और WPI, जो कि मुद्रास्फीति को मापने के महत्वपूर्ण यंत्र हैं और इनकी प्रवृत्तियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो थैंक यू वेरी मच।